फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण। यह टॉपिक हमने एमए सेमेस्टर 1 के पेपर CC2 के सिलेबस से लिया है। पुनर्जागरण यूरोपीय इतिहास में घटित एक महत्वपूर्ण घटना है। पुनर्जागरण, क्या आपको पता है इस वर्ड का मीनिंग क्या है? पुनर् मतलब दोबारा और जागरण मतलब जागना। इसका मीनिंग हुआ दोबारा जागना या फिर पुनर्जीवन। तो चलिए अब हम इसके अंतर्गत यूरोप में घटित घटनाओं की चर्चा करते हैं। पुनर्जागरण मनुष्य के जीवन में सांस्कृतिक क्षेत्रों में 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच एक नए युग का आरंभ हुआ। इस युग को इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का काल माना है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन और जीवन के अन्य क्षेत्रों में नए नए आदर्शों की शुरुआत हुई, जिसके कारण यूरोप एवं एशिया महादेश के लोगों के दृष्टिकोण में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन आया। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जीवन या फिर से जागना। इतिहासकारों ने पुनर्जागरण का अर्थ बौद्धिक आंदोलन से लगाया है। पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जिसके फलस्वरूप पश्चिमी राष्ट्र मध्य युग से निकलकर नवीन वर्तमान युग के विचार एवं जीवन पद्धतियों को अपनाए। पुनर्जागरण का प्रारंभ यूरोपीय इतिहास में कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों ने सम्मिलित रूप से इसकी पृष्ठभूमि तैयार की थी। अतः पुनर्जागरण निम्नलिखित कारणों से हुआ। अब हम देखेंगे पुनर्जागरण के कुछ महत्वपूर्ण कारणों को, जिसमें पहला है सामंतवाद का पतन। सामंतवादी व्यवस्था कृषकों के उत्पीड़न पर आधारित थी, अतः समय समय पर कृषक इन अत्याचारों के विरोध में उठ खड़े हुए थे। 1338 ईस्वी में यूरोप में भयंकर बीमारी फैली, जिसे काली मृत्यु कहा गया। इससे यूरोप की लगभग 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक श्रमिकों का अभाव हो गया, जिससे बाध्य होकर भूस्वामियों ने उन्हें अधिक पारिश्रमिक देना प्रारंभ किया। लेकिन कृषक संगठित होकर भूस्वामियों का विरोध करने लगे। 1381 ईस्वी में इंग्लैंड में व्यापक कृषक विद्रोह हुए, जिसे सरकार ने निर्दयतापूर्वक दमन किया। फ्रांस में भी इसी प्रकार का कृषक विद्रोह हुआ। इन विद्रोहों से कृषकों में नवीन चेतना और अपने अधिकारों के प्रति जागृति हुई। सामंत शक्ति के पतन के समय ही अराजकता और अव्यवस्था का भी यूरोप में अंत हुआ। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई तथा दृढ़ केंद्रीय शासन निर्मित हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वाणिज्य व्यापार की वृद्धि और शहरों का उदय। मध्यकाल में व्यापार के विकास में वृद्धि हुई, जिससे व्यापार के लिए शहरों का उदय हुआ। इस समय तक मनुष्य का भौगोलिक ज्ञान विकसित हो चुका था, इसलिए नए देशों का पता लगाकर व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए। वाणिज्य व्यापार की वृद्धि ने एक नए जीवन की शुरुआत की, जो शहरी जीवन था। जैसे जैसे नगरों का उदय होता गया, स्वतंत्र विचारों का भी उदय हुआ। इसलिए लोग पुरानी रूढ़ियों और परंपराओं को मानने से इनकार करने लगे और उन परंपराओं को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा। तर्क का विकास हुआ और इस प्रकार स्वतंत्र विचार और ज्ञान की प्रगति हुई। शहरों के धनी और व्यापारी दोनों कला और संस्कृति के आश्रयदाता बन गए। इन सभी प्रयासों से जनसाधारण की अज्ञानता दूर होने लगी। तीसरा कारण है धर्म युद्ध तथा पूर्वी देशों के साथ संपर्क। धर्म युद्ध करीब 200 वर्षों तक यूरोप व एशिया के बीच चलता रहा। इसका प्रभाव भी पुनर्जागरण के लिए व्यापक रूप से पड़ा, क्योंकि इस अवधि में पूर्वी एवं पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के बीच संपर्क स्थापित हुआ। जिस समय पश्चिम की यूरोपीय जनता सामंत पद्धति, पवित्र रोमन साम्राज्य तथा शक्तिशाली ईसाई धर्म की व्यापकता के अंतर्गत अपना जीवन बिता रही थी, उस समय पूर्व के लोग भारत तथा यूनान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से
प्रभावित होकर एक नई सभ्यता का प्रारंभ कर रहे थे। अरब वासियों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। उनका साम्राज्य यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न भागों में अधिकांश रूप से फैला था। लगभग 13वीं शताब्दी तक उनकी सभ्यता एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र स्पेन था। इस प्रकार अरबों के माध्यम से यूरोपवासियों ने यूनानी ज्योतिष शास्त्र और भारतीय गणित शास्त्र के साथ दूसरी विद्याओं का अध्ययन किया, जिससे उनका मानसिक विकास संभव हुआ। आखिरी महत्वपूर्ण कारण है कागज और छापाखाना का प्रभाव। यूरोपीय पुनर्जागरण वास्तविक रूप से तब संभव हुआ जब यूरोप में कागज एवं मुद्रा कला का आविष्कार हुआ। इनके प्रयोग द्वारा उस समय की स्थिति में आश्चर्यजनक क्रांति हुई। सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ, जहां से स्पेन के रास्ते होकर यूरोपियों को सिखलाया। मुद्रा कला का भी आविष्कार चीन में हुआ था। आधुनिक प्रणाली के छापाखानों का आविष्कार 1426 से 1450 के बीच हुआ। सभी प्रसिद्ध यूरोपीय नगर में छापाखाना बनाए गए और बहुत अधिक संख्या में किताबें छपी। उनका मूल्य हाथ से लिखी पुस्तकों की अपेक्षा कम रहता था, अतः इसने शिक्षा के प्रसार को आगे बढ़ाया। पहले पुस्तकों पर कुछ ही विद्वानों का एकाधिकार था। यूरोप के प्रादेशिक भाषाओं में भी अब साहित्यिक रचनाएं होने लगी, जिसके द्वारा जनता ख्याति प्राप्त विभिन्न विद्वानों एवं दार्शनिकों के विचारों से अवगत होने लगे। अतः लोगों में आलोचना की प्रवृत्ति उभरने लगी। कागज और छापेखाने के आविष्कार के बाद समाचार पत्रों का आविष्कार संभव हुआ। अतः यूरोप में इन आविष्कारों का पुनर्जागरण में अत्यधिक महत्व है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करेंगे। थैंक यू।